नमस्ते, मैं आर्या माहेश्वरी स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज आप सभी को इंस्पायर, मोटिवेट और नई ऊर्जा देने आ रहे हैं नितिन डेविड जी। नितिन डेविड जी ने सोशल वेलफेयर में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है और वो लोगों को फ्री में हेलमेट्स देते हैं। साथ ही साथ वो एक मोटिवेशनल स्पीकर और कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और उनका एक छोटे बच्चों के लिए स्कूल भी है। तो चलिए जानते हैं थोड़ा और नितिन जी के बारे में। तो चलिए उनसे मिलते हैं इस पॉडकास्ट में। हेलो नमस्ते पीपल, आज हमारे साथ है नितिन जी। नमस्ते नितिन जी। नमस्ते बेटा। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि नितिन जी ने अपने ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बहुत बड़ा जिम्मा लिया है और वो लोगों को फ्री में हेलमेट्स देते हैं। तो नितिन जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि हेलमेट्स का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? 2015 अगस्त में मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था और छोटी गाड़ी पे था, स्पीड भी कम थी बट अनफॉर्चुनेट था, पोल से गाड़ी टकराई थी और उसका एक्सीडेंट हुआ था। और हम लोग जो दूसरे दिन पहुंचे थे तो मुझे देखकर बहुत खराब लगा कि उसके सिर पे चोट थी और शरीर पे कहीं चोट नहीं थी। एंड दैट वाज द ओनली रीजन ही लेफ्ट अस। बस उसके बाद हम लोग आए और जैसा कि सारे माता पिता के साथ होता है, थोड़े दिन विचार करते रहे क्या नहीं करना। फिर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हमने, हेलमेट फॉर द फैमिली। तो जहाँ जहाँ मैं पढ़ाने जाता था वहां लोगों को दिखाता था और रिक्वेस्ट करता था उनसे। और उसी दौरान फिर मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, रोनित की माँ ने, कि हमें ये हेलमेट का भी करना चाहिए। और उसमें उसका ऐसा सोचना था कि चूंकि बेटे को हम जो पैसे भेजते थे पढ़ने के लिए, उतने पैसे पूना में पढ़ाई करता था वो, तो उतने पैसे के हेलमेट्स खरीद लें और उतने पैसे के महीने के जरूरतमंद लोगों को बांट दें, ऐसा कुछ विचार था उनका। तो ये सिलसिला फिर जनवरी फरवरी से शुरू हो गया 2016 और अब तक चल रहा है और जब तक जिंदा है तब तक चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो दर्शकों, देखा आपने कि नितिन जी ने कैसे एक नेक काम शुरू किया। ऐसा मानना है आर्या कि जिंदगी आपको हमेशा यह एहसास दिलाती रहती है कि आपकी सामाजिक तौर पर जिम्मेदारियां होती हैं। हर व्यक्ति अपने अपने रूप में अपनी अपनी तरह से वो सामाजिक सरोकार निभाता भी है, उस अकाउंटेबिलिटी को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। लेकिन हमें चूंकि जीवन था यहाँ पे और दूसरों का जीवन का मूल्य हमें तुरंत से समझ में आ गया और उससे जुड़े हुए परिवारों का, रिश्तों का, तो हमें ये और सार्थक लगी बात। तो दायित्व बन गया हमारा कि हम इंसान हैं और ये इंसानी दायित्व है कि इंसानों की जिंदगी को प्रयास किया जाए कि वो सुरक्षित रहे। मैं कई बार देखती हूँ कि लोग रोड पे जाते हैं, अपनी बाइक से जाते हैं और हेलमेट्स नहीं पहनते। मुश्किल से मैं देखती हूँ एक दो लोग हेलमेट्स पहन के रखते हैं और मुझे ये बात देखकर बहुत खुशी होती है कि मेरा जो भाई है वो हमेशा, उसको कितनी भी दूरी पर जाना होता है वो हमेशा हेलमेट पहना हुआ रहता है। लेकिन लोग जो है, जब तक उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाए, जब तक हेलमेट्स कंपलसरी नहीं होते, तब तक वो लोग हेलमेट्स नहीं पहनते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी नितिन जी, क्या साइकोलॉजी है लोगों की कि वो अपनी ही सुरक्षा के लिए हेलमेट्स नहीं पहनना चाहते? मैंने कोई बहुत रिसर्च तो की नहीं है इस पे, लेकिन इतने सालों में जो मुझे ठीक लगा कि क्या कारण रहे होंगे, तो उसमें सबसे पहला कारण तो मुझे लगता है फिजिकल डिस्कम्फर्ट। और थोड़ा सा अपनी लाइफ को टेकन फॉर ग्रांटेड तरीके से लेना कि कुछ नहीं होगा, ये एक सर्टेनिटी, एक निश्चितता कि अभी हमें कुछ नहीं होगा, एक वो भाव सबके मन के अंदर रहता है। दूसरा मुझे लगता है कि जो लोग बताते थे कि मैं जब पूछता था कि क्यों नहीं पहनते हैं, तो फिजिकल डिस्कम्फर्ट रहता था। कई लोगों को उनके चेहरे से बहुत प्यार होता है, अपने बालों से बहुत प्यार होता है, क्योंकि उनके आप गाड़ियों में भी देखेगी तो रेयर व्यू मिरर्स जो रहते हैं वो उनके चेहरे की तरफ रहते हैं, वो पीछे की तरफ दिखने वाली गाड़ियों की तरफ उनका एंगल नहीं रहता। वो जनरली गाड़ी खरीद के भी लाते हैं, तुरंत से उसका चेंज करवा लेते हैं।
तो लुक हो गए, फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो गया, कई लोग पेन, कई लोग स्पॉन्डिलाइटिस. They have innumerable excuses for not wearing that safety gear. In spite of the fact कि उन्हें मालूम है कि ये बहुत जरूरी है. बड़ी साधारण सी बात है कि क्यों नहीं पहनते, गर्मी में क्यों नहीं पहनते, सीजनल में तो सीजन में जाके पूछा कि बरसात में पहन लो. Actually, they do not want to follow any safety measures as far as they are on the roads, or anywhere else also, but they do not want to follow those safety measures, which I think are very important. और मुझे इस बात का भी बड़ा आश्चर्य होता है कि जब एक सपना टू व्हीलर पे या कार में या किसी भी जगह जाता है तो वो एक सपना होता है, एक ड्रीम होती है, एक ह्यूमन रिसोर्स होता है, वो समाज का एक अभिन्न हिस्सा होता है, वो रिश्तों का एक अभिन्न हिस्सा होता है. वो कैसे अपनी जिंदगी को इन सुरक्षा नियमों का, अवधारणा का सब एक्सक्यूज करके और अपनी जान हथेली पे रख के चल सकता है. उस सपने से क्या क्या नहीं हो सकता, वो क्या आगे क्या करने वाला होगा, क्या कर सकता था सामाजिक हित में, देश के लिए. We do not know. So it's like putting your dreams and your relationships, everything. The moment you leave your house, you are at risk because हिंदुस्तान में ट्रैफिक जंगल है. I mean, it's a jungle out there. So people need to be more cautious if there are potholes, if the roads are not proper, उतना ही और जरूरी हो जाता है अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी, ऐसा मेरा मानना है. मतलब हम सड़क को ब्लेम करने के बजाय कि ये गड्ढे हो रहे हैं या पानी भर जाता है, इसके बजाय अपनी सुरक्षा का ध्यान और ज्यादा रखना चाहिए. सो आई डोंट नो. और फिर गडकरी साहब ने जैसे फाइन इम्पोज की थी आर्या, 1,000 रुपए हेलमेट नहीं पहनने पे जुर्माना, तो लोगों को बहुत लगा. फिर हमारे यहाँ सिस्टम बहुत करप्ट है. I'm so sorry, but it's very unfortunate. So you can easily buy your life for 50 rupees, 100 rupees, and you have that helmet sometimes on your elbow, or sometimes, the person at the back is holding it. And the moment you see a traffic man, policeman, you put on that without even, latching on them. Instead of playing the blame game, instead of pointing fingers at the system, not working all right for them, they should be accountable for their lives. As far as the security measures are concerned. Yes, so that should be a priority. Yes. If you empathize with the relationships you have back home and elsewhere, and if you want to do something in your life, you need to be alive for that. So don't take chances. That's my belief. तो नितिन जी, अगर मैं बात करती हूँ लोगों की, तो ऐसा देखने को मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो लोग उसकी परवाह किए बिना आगे बढ़ जाते हैं. और मैं पूछना चाहूंगी कि क्या ये लोगों की इनसेंसिटिविटी है? क्योंकि कभी मैंने इसे बहुत बार देखा है कि वो लोग ये जानते हुए भी कि अगर हम उस व्यक्ति को सही समय पर हॉस्पिटल ले जाएंगे तो शायद उसकी जान हम बचा सकते हैं, ये जानते हुए भी वो आगे बढ़ जाते हैं. तो ऐसा क्यों करते हैं लोग? अभी अगर आपको याद हो, कुछ दिनों पहले ही पलका डिस्ट्रिक्ट, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में एक इनंडेटेड ब्रिज थी. वहां पे वो बच्चे थे उसमें बहुत सारे, वो बस पानी में बह गई थी. And the villagers rescued everyone. 50 of the kids were rescued by the villagers. At the same time, दिल्ली का एक और उदाहरण अभी कुछ दिन पहले पेपर में आया था, और ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, इंसिडेंट्स, कि वो ई रिक्शा नाइट शिफ्ट के बाद वो ई रिक्शा जो चलाता है वो जा रहा था बेचारा, और उसको किसी छोटी गाड़ी ने टक्कर मार दी थी. And he laid there for an hour or so, leading to that, and the CCTV captured a man picking up his mobile, not even looking at him, and passing by him, going away. I mean, it was. Yes, people are insensitive. Or if they are not insensitive, let me put it this way, they are afraid of the system working around them, the legal system, the jurisdiction, the judgment panel and everything, the courts, the police, the harassment of police, the hospitals, for postmortems, for looking at the body, for picking it up, they ask for money, which happened with my son, as people told me.
There are good Samaritans everywhere who are when a building collapses or there is a flood or be it anything. But when the road traffic accidents come into being, the attitude changes. I don't know, and this happens just because of the system which is prevailing around us. The police is not friendly. Uh, I mean, the whole attitude of police should be changed. People fear to go to the police station. And the parents also nurture their children in such a way. They directly tell the children, "Lafde mein mat padna." You don't have to. Um, you'll with the whole family would be in trouble, and you would be in trouble, and would be, going around in courts, and police thanas, and everywhere. So the whole nurturing is of the society and the families is in such a way that bystanders usually don't. There are people like Ronit, my son, had a wonderful young man, Nitish Sarkar, who was late night. He was coming from his hotel, and he was a manager there, and he had the guts with his friend to. Since there were two of them, they stood there. They called. I mean, the bystanders in India, the bystanders, their their duty is off by dialing the emergency contact number. They think it's enough. So they just dial the number and they think it's all over for me. Now let me take my rest would be taken care of. No, the schools aren't taking care of it either. The colleges aren't taking care of it. So how can we teach something as empathy to children so that they can save lives? So it's an attitude. It should be a mindset change, an attitude change, and it's a shift which is not going to happen unless the system helps the people around. The courts, the government should come in the open and tell. There should be banners around that. Go and pick up someone. You will be rewarded as a good Samaritan. You will be placed a role model as a good Samaritan. People will follow you. More and more people look up to you, and they'll do the needful if somebody meets with an accident. That kind of thing is not happening. I think that's the whole thing. आप काफ़ी इंस्टीट्यूशंस के साथ, स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस के साथ जुड़े हुए हैं और आपने वहाँ पर कई सारे सेमिनार्स दिए हैं और इतने कम समय में बच्चों को बदल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप इतने कम समय में बच्चों को कैसे बदल देते हैं? हम लोगों ने जब ये शुरू किया था आर्या, तो हमारे मन में एक ही बात थी और हमें एक जीवन का महत्व समझ में आ रहा था कि उसके साथ जुड़ा हुआ संसार कैसे नष्ट होता है। तो एक जीवन के लिए ही सब कार्य किया जा रहा है। अब उसमें कितने भी नंबर ऑफ लाइव्स ऐसे लोग पहनने लग जाएं और करने लग जाएं और समझ जाएं, क्योंकि अपने आप बड़े इमोशनली तो बहुत अप एंड अबाउट रहते हैं लोग, ऑडियंस जैसे। तो जब डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं उनको तो बहुत सिसकियों की आवाज आती है, बहुत रोते हैं, सब रुमाल निकल आते हैं सब। लेकिन व्हाट यू एक्सपेक्ट इज after taking an oath that you will be responsible for your own life and you will start wearing that safety gear, no one actually bothers you. So initially हम लोग hurt होते थे, मैं और मेरी पत्नी को, लेकिन उसके बाद आ रहा हमने एक्सपेक्टेशन बंद कर दी और फिर हमें कुछ लोग धीरे धीरे रोड पे कहीं मिलने लगे, रोकने लगे, बताने लगे, तो हमें बहुत इमेंस सेटिस्फैक्शन होता था। और इंस्टीट्यूट्स में जैसे ज्ञान सागर अकेडमी है, वहाँ की प्रिंसिपल गर्ग मैडम या ज्ञान सागर गर्ल्स अकेडमी है, उनके यहाँ पे गाड़ियां बंद कर दी, 2 व्हीलर्स बड़े बच्चों की, उस समय अभी भी शायद बंदी होंगी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने इमीडिएटली उनके डायरेक्टर महेश धावरानी, इन सब लोगों ने एकदम निर्णय लिया था। उनने खुद ने अपने एम्प्लॉइज को, बस ड्राइवर्स को और सबको, अपने स्टाफ को फ्री हेलमेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। एंड आई वाज अ विटनेस ऑफ ऑल दैट कि they were very strict about all this, that teachers, if they're coming on 2-wheelers, they're going to wear helmets and come to the school. और तो हो रहा है धीरे धीरे, इसमें टाइम लगेगा मेरे ख्याल से बहुत, और एक बहुत सामूहिक चेतना रहेगी और एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बड़ा रोल इसमें अदा करना पड़ेगा। और रोड ट्रैफिक सेफ्टी वाला वीक जो है इनका
वो बड़ा एक इवेंट टाइप का होता है, एक ड्यूटी पूरी करने की होती है, बैनर लग जाते हैं, खड़े हो जाते हैं चौराहों पे, लाइसेंस की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, ठीक है, लेकिन उनमें से कई लोग खुद ही फॉलो नहीं करते हैं। आजाद नगर में अभी बैठा हूँ, सारे लोग चर्च के सामने से उल्टी तरफ से जाते हैं, आगे पुलिस वाले पुलिस मेस में से निकल के उल्टी तरफ से आते हैं, उधर से आते हैं फ्रीगन से। तो हमें शॉर्टकट्स की आदत है, हमें जिंदगी की परवाह नहीं है, हमें बाईपासेस चाहिए, शॉर्टकट्स चाहिए, हमें जल्दी है, लेकिन हमें जिंदगी की परवाह नहीं है। सो दैट्स इट आई थिंक। तो ये होगा, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंजेस आएंगे। आई होप एंड प्रे आर्या, सिंसियरली एवरी डे। तो नितिन जी, आपका एक प्ले स्कूल भी है और आप उसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, और उन वीडियोस के जरिए आपकी आंखों में उन बच्चों के लिए बहुत प्यार झलकता है और बच्चे भी आपको उतना ही प्यार देते हैं। तो आप उन बच्चों के दिल में अपनी जगह कैसे बना लेते हैं? देखिए, आपने याद दिला दी, कितने महीने हो गए इस कोरोना में कि अभी तक हम जिन बच्चों को रोज सुबह गोदी में उठाते थे, चिपका लेते थे, प्यार करते थे, वो अब संभव ही नहीं हो पा रहा है। इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होता है। देखिए आर्या, किसी के अंदर भी अगर स्नेह का भंडार होता है, प्रेम होता है, तो हर किसी के लिए होता है। उसमें वो छोटे बच्चे भी शामिल है उस प्ले स्कूल के लिए। मैं आपके भाई से भी बहुत स्नेह करता हूँ, उसे भी बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करता है, मैंने उसके दिल में भी जगह बनाई है। सो आई थिंक इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, लव। और वो छोटे बच्चों को अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि मैं बहुत अटेंटिव हूँ उनकी हर नीड के प्रति। मैं उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनता हूँ, मुझे घुटनों के बल बैठ के उनकी आंखों और चेहरे पर देखना बहुत अच्छा लगता है, मुझे उनको छूना बहुत अच्छा लगता है। So I love every bit of them and that's how it reciprocates, I think। और मैं उनके साथ बिल्कुल बच्चा बन जाता हूँ, मैं कभी भी शिक्षक नहीं बनता। और मेरी कहानियों में भी सब उन्हीं की कहानियां रहती हैं। So there is an automatic, natural, loving bond which gets established। and वो सीमेंट जो होता है, वो मुझे सिर्फ इसी बात का लगता है कि अरे ये इतना बड़ा हो गया और इस बात को याद रख रहा है। सो इट्स बहुत लंबी जर्नी होती है। छोटे स्कूल में बच्चे छोटी याद के साथ आते हैं, लेकिन मुझे गलत साबित करते हैं, और जब बड़े होते हैं तो भी डेविड सर करके चिल्लाते हैं। आई लव दैट मोमेंट एंड देयर इज नो मैकेनिक्स ऑफ मेकिंग अ प्लेस इनटू समवन्स हार्ट। इट्स very mutual, it flows and it happens, I think I'm blessed that way। और मैं और मेरी पत्नी दोनों ही blessed है कि हमें तो मालूम नहीं था कि बेटा चला जाएगा, तो उसके पहले ही इतना छोटे बच्चों का स्कूल का एक निर्माण हो गया था, और वहाँ सुबह आने की हिम्मत और प्रेम और स्नेह उन बच्चों ने हमें ऐसे हाथों हाथ। दर्शकों को बताना चाहूंगी कि नितिन जी का एक YouTube चैनल भी है नितिन डेविड के नाम से, तो आप उसे जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो नितिन जी, मैं जानना चाहूंगी कि YouTube चैनल किस चीज के बारे में है? YouTube चैनल बहुत सारी चीजें हैं उसमें, वो स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन वो ये बताता है इस यात्रा को इस तरह से। उसमें हेलमेट फॉर द फैमिली की डॉक्यूमेंट्री है, उसमें एक साइड लाइफ इंश्योरेंस का 2.5 मिनट का बनाया हुआ डॉक्यूमेंट्री, दूसरा डॉक्यूमेंट्री है जो लोगों को मोटिवेट करेगा कि व्हाई शुड बी दे मोर केयरफुल अबाउट देयर ओन सेफ्टी। उसमें मैंने बहुत सारे रौनक के बाद जाने के बाद गाने गाए हैं बिना म्यूजिक के, वो सब गाने भी हैं सॉन्ग्स। I suddenly, God has been very kind in the way that he he showed me avenues to heal myself. So we had kids around in our play school. Then I used to sing in my school days, I believe. And then suddenly that thing again came over, it took over me, and I started singing, and I found that singing music was spiritual, is spiritual. And
suddenly it started healing me, and I felt good about myself, positive about myself. The choice of songs were often, very frequently, emotional, but then I felt good about myself. Then I started writing, which is also there in the YouTube. Then I started recitals, which is also there in the YouTube. Poetry of different reputed authors and poets. Then there are some parenting talks. There are some. Even I've recently uploaded a short story for children also, which has a moral message for them. So there are lots of things which in try to tell you that there is always a factor, a skill called a character called resilience inside you, which you should be having, and people are generally not aware of it. So whenever challenging times come, or whenever you're hit by something as drastic as this, then you need to build up that muscle called resilience and stand up again and be accountable for your life and everybody else's too. Mm-hmm. So resilience in one, then how to deal with grief. There are no sermons, but singing and loving people, helping them out, and caring for people's safety. There's so many avenues that you can connect with people around you. So that's what the channel is all about. Sir, do you have a message straight for the audience? It's a very short one. Be safe. I mean, when my wife says she loves this, someone is waiting back there at home. So stay safe, be safe, and no matter what comes your way, um, let that grit and determination, resilience. And yes, I have a special message that every adult, Mm-hmm. every person who has crossed 18 should fill that organ donation form, which I've been carrying with me since years. So, which is people are not aware. So, organ donation form, because even if you meet with an accident and you just throw your life away, or unfortunately, then that organ donation form, he or she can, help a Mm-hmm. human being, an individual. Organ donation is a very costly affair, and we are lagging behind in this department. So maybe organ donation form. And the other thing, other thing is um, about BLS, which is basic life support. I mean, in times we are teaching yoga, we are teaching meditation, we are teaching all those techniques which can keep you healthy and happy. Why not add basic life support to it so that it enables you to save someone else's life? Mm-hmm. And you can always start with your home. If somebody has a nasty fall, slips on the floor, with your parent, God forbids no one falls, but if it all happens, then you can always know how to lay a person, how to put him straight, how to take care of those bones, how to stop the bleeding. So that way one should be trained. Out there in the world, people are trained, a kindergarten teacher, a firefighter, a policeman. Everyone is trained in basic life support. Now that's sympathy, that guides you to save lives. Yoga teaches you to keep yourself healthy. Meditation is again about yourself. Everything is about yourself. Safety should also be about yourself. But BLS and all this stuff, organ donation, they take care of other people's lives also. So this is the message I would request all the people to follow, or at least pay heed to. Thank you so much, sir. Thanks for being here. It was a pleasure speaking to you. I wish you all the success and best wishes. And I've been to your place and give my regards to your family, your parents,
Dr. Nishchay also, and you keep rocking. And you have a wonderful presence on screen, and keep motivating us also. Thank you. God bless you, and you stay safe. Thank you so much. If you are new to my channel, subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the latest updates. Comment down below what's your reaction on this video. Like this video and share this video as much as possible.